नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। आप कहां कहां लड़ेंगे? आप किन किन लोगों से लड़ेंगे? क्या शत्रुओं की पहचान कर ली है आपने? लड़ाई तो तभी निर्णायक तौर पर लड़ी जा सकती है ना, जब शत्रु और मित्र की साफ साफ पहचान हो। पाकिस्तान और चीन जैसे मुखर शत्रुओं की पहचान तो है, लेकिन घर के अंदर जो शत्रु घात लगाए बैठे हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे? बात कटु जरूर है, लेकिन आप इस कठोर सत्य से मुंह नहीं छिपा सकते। दीमकों ने देश को खोखला बना दिया है, खाया भी और जर्जर भी बनाया। कैसे लड़ेंगे आप इनसे? भारत के खिलाफ मुहाना खोल देने के लिए चीन क्यों उद्धत है? पारंपरिक मित्र नेपाल को भारत के खिलाफ खड़ा होने के लिए किन लोगों ने उकसाया है? इन सवालों का जवाब जानने की भी तो कोशिश करिए। इसे समझना कोई मुश्किल थोड़ा ही है। बस हम यथार्थ से कन्नी काटने की कोशिश छोड़ दें। हम यथार्थ से कन्नी काटेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी हमारे इस अपराध का संताप भोगेगी। अपने सरोकारों और परिस्थितियों, कंसर्न और सर्कमस्टांसेस पर सूक्ष्म दृष्टि डालें। आपको संविधान और शांति का नकाब ओढ़े सक्रिय शैतानों के चेहरे साफ साफ दिखने लगेंगे। नेपाल भारत का रिश्तेदार देश है, हमारा खून का रिश्ता है, लेकिन भारत नेपाल के खून के रिश्ते को प्रदूषित किन लोगों ने किया? इसे कभी सोचते हैं आप? नेपाल को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का अड्डा किन लोगों ने बनने दिया? नेपाल की राजनीति में चीन के पिट्ठुओं और आईएसआई के सक्रिय एजेंटों की दखल किन शक्तियों की वजह से बढ़ी और किन कारणों से भारत विरोधी तत्व नेपाल की संसद और सत्ता तक पहुंचे? वे कौन से तत्व हैं जो नेपाल की सत्ता को अपने इशारों पर नचा रहे हैं? इस पर भी तो गौर करिए। 73 वर्षों में भारतवर्ष को सड़ा दिया गया है। इस सड़े हुए परिवेश में कीड़ों को पनपने का खूब मौका मिला। भारत और नेपाल की सीमा पर विस्तार से घूम आए तो आपको पता चल जाएगा कि भारत और नेपाल की सीमा का क्या हाल है। आप खुद सोचेंगे कि क्या भारत और नेपाल का सीमा क्षेत्र भारत और नेपाल के कब्जे में है? उत्तराखंड के लिपुलेख पर अभी बहुत काय काय मची है, लेकिन यह काय काय तो सतही है। समस्या की जड़ में मट्ठा डालकर उसे नष्ट करने के बजाय केवल काय काय करते हैं। जो काय काय कर रहे हैं उन्हें भयावह स्थिति का पता नहीं है, या वह मुंह पर कंबल ओढ़कर डर दूर करने का बच्चों वाला मनोवैज्ञानिक जतन कर रहे हैं। जब दो दुश्मन देशों के बीच सीधा सीधा युद्ध शुरू होगा, तब भारत नेपाल के करीब 1800 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र पर कब्जा जमाए बैठे शांत दिखने वाले घात लगाए शत्रुओं की जमात कितनी अशांति सृजित करेगी, इसका आकलन देश की खुफिया एजेंसियां कर रही हैं और बहुत परेशान हैं। नेपाल से पहले हम अमेरिका चलते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक की पुलिस हिरासत में हुई मौत के बाद दंगा भड़का हुआ है। पूरे अमेरिका को आग में झोंकने की जैसे मुहिम चल गई है। अमेरिका में अश्वेत को न्याय दिलाने के नाम पर फैले हिंसक विद्रोह को तमाम देसी विदेशी शक्तियां समर्थन दे रही हैं। भारत की नस्ल दूषित प्रगतिशील जमातें भी अमेरिकी दंगाइयों के समर्थन में खड़ी हैं। अमेरिका में फैले दंगे क्या आपको भारत में कुछ दिनों पहले हुए दंगे की याद नहीं दिलाते? इनके पीछे की शक्तियों के बारे में आप जानेंगे तो दिल्ली से वाशिंगटन तक की हिंसा के तार आपको साफ साफ दिखने लगेंगे। क्या हमें यह जानने का जतन नहीं करना चाहिए? चीन में राज्य प्रायोजित हिंसा का बर्बर दौर चल रहा है। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों से लेकर उइगुर के मुसलमानों को और कोरोना के चीनी शैतानियत उजागर करने वाले वैज्ञानिकों और समाज योद्धाओं तक पर शी जिनपिंग की सरकार कहर बरपा रही है। वह शक्तियां जो शाहीन बाग षड्यंत्र और दिल्ली दंगे के पीछे हैं या अमेरिकी हिंसा के पीछे हैं, क्या चीन के खिलाफ एक शब्द भी बोल रही हैं? कोरोना वायरस को जैविक हथियार के रूप में प्रयोग करने का मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले चीन के खिलाफ ये शक्तियां मौन क्यों साधे हैं? एक भी उदाहरण हो तो बताएं कि किसी नस्ल दूषित, छद्मी प्रगतिशील, छद्मी बुद्धिजीवी या छद्मी धर्मनिरपेक्ष ने चीन के इस महापाप के खिलाफ एक भी शब्द कहा हो? अमेरिका में एक अश्वेत नागरिक पर हुआ अन्याय इन्हें द्रवित कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों पर हो रहा सिलसिलेवार बर्बर अत्याचार इन्हें नहीं रुलाता।
इन्हें न्याय दिलाने की भारत में कोशिश होती है तो उन्हें नहीं सुहाता। ये कौन सी शैतानी शक्तियां हैं, थोड़ा इस पर भी बात करते हुए चलते हैं। देखिए, विश्व स्तर पर दो शक्तियों का अभूतपूर्व आपराधिक मौका परस्त गठबंधन हो चुका है, नेक्सस बन चुका है। हम विचित्र किस्म के संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। केवल कोरोना संक्रमण का ही खतरा नहीं है, उससे बड़ा नस्ल दूषित कीटाणुओं के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील होने का ढोंग करने वाली हिपोक्रिट वामपंथी जमातों और कट्टरपंथी इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना का ख्वाब देखने वाले रक्तपाती हिंसक इस्लामी संगठनों का अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है। वामपंथी जमातें कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों के कंधे का इस्तेमाल कर सत्ता पर काबिज होने का जाल बुन रही हैं, तो रेडिकल इस्लामिक संगठन वामपंथी जमातों को अपने जिहाद का एक जरिया मान रहे हैं। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से भारत के दलितों का इस्तेमाल करने और उन्हें अपना औजार बनाने की रणनीति पर काम करते हैं। भारत के ढोंगी सेकुलर राजनीतिक दल इस देश विरोधी नेक्सस की गोदी में जाकर बैठ गए हैं। फर्जी सेकुलरिज्म की सियासत करने वाले राजनीतिक दल लेफ्ट एंड रेडिकल नेक्सस के इशारे पर राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। मसला अब राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है, यह देश को अस्थिर करने और उसके टुकड़े करने की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का मसला बन गया है। यह भारतवर्ष के शांत दिखने वाले पर बेहद सक्रिय शत्रु हैं जो अपने कुत्सित एजेंडे पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए इन्हें चीन और पाकिस्तान का साथ देने या आईएसआई के साथ हाथ मिलाकर भारत के सीमाई इलाकों को अस्थिर करने से कोई परहेज नहीं है। इस नेक्सस को हम ठीक से समझ लें तो नेपाल का प्रसंग शीशे की तरह साफ हो जाएगा। अमेरिका में फैली हिंसा में शामिल 4 प्रमुख आतंकी संगठनों की अब तक शिनाख्त हुई है। इसमें सबसे सक्रिय एंटीफा का नाम सामने आया है। अति वामपंथी संगठन एंटीफा अमेरिका के अंदर सक्रिय विघटनकारी ताकतों के साथ मिलकर कट्टरवादी और आतंकवादी विचार के प्रचार प्रसार में सक्रिय रहता है। एंटीफा धुर वामपंथियों का संगठन है जो चरम अराजकतावादी कम्युनिस्ट आंदोलन का हिमायती है। काले रंग के कपड़े पहने एंटीफा के एक्टिविस्ट सोशल मीडिया फोरम से लेकर तमाम हिंसक रैलियों और हिंसक टकराव की घटनाओं में संलग्न रहते हैं। अमेरिका के हालिया हिंसक दंगों में बुगलू बॉयज का भी नाम आया है। यह अमेरिका में सरकार विरोधी मिलिशिया आंदोलन का अपेक्षाकृत नया अवतार है। बुगलू बॉयज हथियार समर्थक कार्यकर्ताओं का एक ऑनलाइन समुदाय है जो अमेरिका में गृह युद्ध की खुली हिमायत करता है। इसी तरह अनार्किस्ट नाम की अराजकतावादी संस्था भी अमेरिकी दंगों में काफी सक्रिय पाई गई है। अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉइस ऑफ अमेरिका भी लिखते हैं कि अमेरिका में हुई हिंसक घटनाओं में इन 4 आतंकवादी संगठनों की सक्रिय भूमिका है। इन 4 संगठनों को शांति और अहिंसा से इतनी चिढ़ है कि वे महात्मा गांधी की प्रतिमा तक को टारगेट कर रहे हैं और उस पर कालिख पोत रहे हैं। लेकिन किसी भी नस्ल दूषित प्रगतिशील ढोंगी उदारवादी वाम सिद्धांतों से दिवालिया बैंकरप्ट हो चुके राजनीतिक दल शाहीन बागी षड्यंत्रकारी और उनके पिट्ठू बुद्धिजीवियों ने महात्मा गांधी के प्रति किए गए अपमान के खिलाफ एक शब्द भी कहा? क्या सुना आपने? नहीं ना। लेकिन आपको भारतवर्ष की वे कुछ सियासी हस्तियां जरूर याद आ गई होंगी जो बुगलू बॉयज की तरह भारत में भी गृह युद्ध की खुली हिमायत करती रही हैं। खैर, यह जो 2 बेजा ताकतों का गठबंधन बना है वह अलग अलग देशों में अलग अलग संगठनों के नाम से है, लिहाजा वह भारत में भी अलग अलग नाम से है। देश में आतंकी संगठनों का वाम दलों और नक्सली संगठनों से तालमेल पहले से चल रहा है। कश्मीर के अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों से नक्सली संगठनों की साठगांठ सरकारी फाइलों में दर्ज आधिकारिक तथ्य है, ऑफिशियल फैक्ट है। 3 तलाक और अनुच्छेद 370 की समाप्ति और राम मंदिर निर्माण के अदालती निर्णय से बौखलाए कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन देश को अस्थिर करने के लिए मौके की तलाश में थे। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का विरोध करने के बहाने ये सड़क पर आ गए।
सीएए केवल बहाना था, लक्ष्य था भारत में छुप कर रह रहे पाकिस्तानियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकालने जाने से बचाना और देश को अस्थिरता की आग में झोंक देना। यही वजह है कि शाहीन बाग षड्यंत्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन के समय अचानक नियोजित हिंसा की शक्ल में बदल गया। कोरोना का इलाज करा के दुरुस्त होने के बाद फिर से षड्यंत्रकारी जमात उसी पुराने कुचक्र में लग गई है। देखिए, इस तरह के पोस्टर और पर्चे फिर से खास खास इलाकों में बंटना शुरू हो गए हैं। देश विरोधी गतिविधियों में खुलेआम शरीक होने के बावजूद केंद्र सरकार को तुष्टीकरण से फुर्सत नहीं है। डॉक्टरों की टीम पर कातिलाना हमला करने, दुर्व्यवहार करने और थूक जिहाद फैलाने वाले तबलीगी जमात के साथ सरकार ने किस तरह का सद्व्यवहार किया, यह तो पता ही है ना आपको। प्रधानमंत्री ने हम आपसे जिन कोरोना योद्धाओं के सम्मान में दिए जलवाए और थालियां बजवाई, उन्हीं कोरोना योद्धाओं के साथ बेजा और बेहुदा हरकतें करने वाले तबलीगियों के साथ समझौता कर लिया। कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लालचंदानी ने तबलीगियों के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणी कर दी तो सब उनके पीछे पड़ गए। पिता को धकेलकर कुर्सी हथियाने वाले बेटे को कुछ अधिक ही मिर्ची लग गई। वरिष्ठ महिला चिकित्सक ने तबलीगियों के बारे में जो कुछ कहा वह उनका कटु अनुभव भी है और रिकॉर्डेड फैक्ट भी है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लिखित माफी मांगनी पड़ी। और सरकार का तुष्टिवाद चरित्र देखिए कि सितंबर में रिटायर होने जा रही वरिष्ठ महिला चिकित्सक की माफी का कोई असर नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका तबादला करके ही माने। यह है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। देश में नरक मचाने के जिम्मेदार तबलीगी जमात के सरगना मौलाना साद को तो गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन एक महिला चिकित्सक पर कार्रवाई का शौर्य फौरन दिखा दिया। कोरोना योद्धा का ऐसा सम्मान कभी सुना या देखा है आपने? अभी और देखिए, शाहीन बाग षड्यंत्र में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की फंडिंग से लेकर हिंसा तक की भूमिका आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है। इसके बावजूद पीएफआई पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। केंद्र सरकार को यह पता है कि पीएफआई स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की कवर संस्था है, लेकिन केंद्र के नाकारेपन के कारण पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में खुलेआम सक्रिय है। कैसा मजाक है कि सिमी पर बैन है लेकिन पीएफआई को छुट्टा छोड़ दिया गया है। अब आते हैं भारत नेपाल संबंधों के मसले पर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि नेपाल से लगा सीमा क्षेत्र आने वाले समय में आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनेगा। लिहाजा इसकी समुचित व्यवस्था समय रहते की जानी चाहिए। पिछले कुछ ही अंतराल में कुख्यात आतंकी यासीन भटकल, पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा, जब्बार, जावेद कमाल, नेपाल के कपिल वस्तु का रहने वाला वसीम उर्फ खब्बू, बब्बर खालसा का सुखविंदर सिंह, भाग सिंह, अजमेर सिंह, इन जैसे कई कुख्यात आतंकवादियों के पकड़े जाने से यह उजागर हुआ कि नेपाल पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के बड़े अड्डे के रूप में विकसित हो चुका है। मुंबई बम कांड के अभियुक्त टाइगर मेमन को भी भारत नेपाल सीमा पर ही गिरफ्तार किया गया था। कभी नेपाल सरकार में मंत्री रहे मिर्जा दिलशाद बेग ने नेपाल में आईएसआई को मजबूत बनाने में सक्रिय भूमिका अदा की थी। उसकी हत्या के बाद ऐसे नामों की कड़ी में शौकत बेग, यूनुस अंसारी, फैजान अहमद, मजीद मनिहार जैसे कई और नाम जुड़ते गए जो नेपाल की राजनीति में प्रभावी कद रखते हैं। ये आईएसआई के एजेंट भी हैं और पाकिस्तान से जाली नोट मंगाकर उसे भारत में तस्करी भी कराते हैं। इसमें जामिन शाह भी एक नाम था, जिसे आईएसआई और दाऊद इब्राहिम ने मीडिया टाइकून के रूप में नेपाल में खड़ा करने और भारत के प्रति नेपाल में नफरत पैदा करने वाली खबरें प्रचारित कराने के लिए अकूत धन लगाया था। जामिन की हत्या हो जाने के बाद आईएसआई ने अपनी इस मंशा के लिए अन्य हथकंडों का इस्तेमाल किया। इस तरह आईएसआई की गतिविधियां लगातार बढ़ती ही चली गईं।
इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश के महाराजगंज स्थित सोनौली बॉर्डर से ही पिछले 1.5 साल में 150 से अधिक आतंकी पकड़े जा चुके हैं। आईएसआई की जड़ें नेपाल में इतनी गहरी रही हैं कि यासीन भटकल ने नेपाल में ही इंडियन मुजाहिदीन का गठन करना मुनासिब समझा था। एक लंबा दौर गुजरा है जब नेपाल के रास्ते ही आतंकवादियों की आमद रफ्त हो रही थी। यहां तक कि जब कश्मीर में आतंकियों के पुनर्वास की योजना बनी और उनके समक्ष आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा गया, तो पाकिस्तान में रह रहे कई आतंकवादी नेपाल के रास्ते ही भारत आए। नेपाल के रास्ते कम से कम 400 आतंकवादी भारत पहुंचे। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 4 साल में 350 आतंकवादियों ने नेपाल पहुंचकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के आगे आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई और एसएसबी ने उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार के सुपुर्द किया। विचित्र तथ्य यह है कि पाकिस्तान में छिपे कश्मीरी आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए अटारी बाघा बॉर्डर, सलमाबाद, चकंदाबाग सुरक्षा चौकी या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रास्ते आने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इन प्रस्तावित रास्तों से कोई भी आतंकी भारत नहीं आया। इसके लिए सबने नेपाल को अपना पसंदीदा स्थान चुना। आईएसआई पोषित आतंकी नेपाल से जुड़े 3 राज्यों की खुली सीमा का खूब लाभ उठा रहे हैं, लेकिन सीमा पर तैनात अर्धसैनिक बल ठीक से निगरानी नहीं कर पा रहा है। आतंकी गुट अकूत धन के लिए नशीले पदार्थों की अंधाधुंध तस्करी कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का तर्क यह है कि उन्हें पासपोर्ट एंड कस्टम्स एक्ट का अधिकार नहीं दिया गया है, लिहाजा तस्करी की गतिविधियों पर कारगर रोक संभव नहीं हो पा रही। एसएसबी को तस्करों को गिरफ्तार करने, बरामद पदार्थों को जब्त करने और उनसे पूछताछ करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए अलग से कस्टम विभाग और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाना पड़ता है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ भारत का शासन तंत्र भारत नेपाल सीमा को टकसाल समझकर उसके साथ खेलता रहा है और देश को बर्बाद करता रहा है। पाकिस्तान की खुफिया संस्था आईएसआई के कई आतंकवादी संगठनों के आधार शिविर नेपाल में स्थापित हैं, जहां भारतीय सेना कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकती। यह भी तथ्य है कि नेपाल में माओवादियों को भी आईएसआई ही ट्रेनिंग देती रही है। नेपाल में पाकिस्तान का दूतावास आईएसआई और आतंकवादी संगठनों का कंट्रोल रूम बना हुआ है। वहीं से विस्फोटक सामग्रियों, हथियारों, नारकोटिक्स और नकली नोटों का धंधा चलता है। काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी मोहम्मद मसूद, सिराज अहमद समेत कई लोग नकली भारतीय नोटों के साथ रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास के प्रथम सचिव मोहम्मद अरशद चीमा को 16 किलोग्राम आरडीएक्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। चीमा की कार का इस्तेमाल एयर इंडिया विमान के अपहरण के समय किया गया था। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। लब्बो-लुभाव यह है कि नेपाल को बड़े ही नियोजित तरीके से सड़ाया गया। पाकिस्तान ने नेपाल को अपना सबसे बड़ा ठिकाना बनाया और उसमें भारत के सियासतदानों ने भी साथ दिया। चीन तो साथ था ही। तथ्यों में झांके तो नेपाल के राजतंत्र के आपराधिक खात्मे से लेकर उसके धर्मनिरपेक्ष होने तक के पीछे योजनाबद्ध एजेंडा चलाए जाने के पीछे यही शक्तियां सक्रिय रही हैं। नेपाल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और तमाम आतंकी संगठनों ने खुला आखेट किया। आप तथ्यों के विस्तार में जाएंगे तो आपको हैरत होगी कि किस तरह नेपाल को सुनियोजित रूप से नष्ट किया गया। योजनाबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक भारत और नेपाल की सीमा वाले इलाके में पाकिस्तान पोषित मुस्लिमों को बसाया गया। इनकी संख्या कीड़े मकोड़ों की तरह पसरती गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इनके जरिए करीब करीब सारे सीमा स्तंभ ध्वस्त करा दिए ताकि सीमा का पूरा घालमेल हो जाए और भविष्य में भीषण अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इन इलाकों में मदरसों और मस्जिदों का जाल बिछा दिया गया और भारत नेपाल का विस्तृत सीमा क्षेत्र नारकोटिक्स, नकली नोट, हथियार और आतंकवादियों की सप्लाई का बृहद जोन बन गया। सीमा पर तैनात पुलिस और अर्ध सुरक्षा बल भीषण भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। भारत नेपाल या भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनाती का मतलब ही पैसा कमाने का माध्यम माना जाने लगा।
बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की भारत में घुसपैठ और भारत से बांग्लादेश को गायों की तस्करी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का धंधा बन गया। इसी तरह भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का हाल यही रहा। भ्रष्टाचारी सत्ता तंत्र ने नेपाल और बांग्लादेश से लगी विस्तृत सीमा क्षेत्र को सेना से दूर रखा। सुरक्षा बल भ्रष्ट न हुआ होता तो क्या देश में घुसपैठ की इतनी भारी समस्या हुई होती? सुरक्षा बलों को बड़े नियोजित तरीके से भ्रष्ट बनाया गया, फिर घुसपैठ कराई गई और अब यह इतना सड़ गया कि देश में कहीं भी और किसी भी वक्त शाहीन बाग षड्यंत्र का अराजक दृश्य दिख सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? जब भारत नेपाल सीमा क्षेत्र पर सशस्त्र सीमा बल की 455 सीमा चौकियां तैनात हैं और इसके अलावा स्थानीय पुलिस का बैकअप सपोर्ट है, तब क्यों और कैसे सीमा पर होता चला आ रहा है इतना घनघोर अपराध? सुरक्षा बलों की सीमा चौकियां क्या उखाड़ती रही हैं वहां? गृह मंत्रालय का आधिकारिक तथ्य है कि भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड में 53 सीमा चौकियां, उत्तर प्रदेश में 148, बिहार में 193, पश्चिम बंगाल में 43 और सिक्किम में 18 सीमा चौकियां हैं। 1800 किलोमीटर का भारत नेपाल का सीमा क्षेत्र गृह मंत्रालय के दस्तावेजों में 1751 किलोमीटर में सिमट गया है। यह उत्तराखंड में 263 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 560 किलोमीटर, बिहार में 729 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 100 किलोमीटर और सिक्किम में 99 किलोमीटर में है। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के लिपुलेख के रास्ते 80 किलोमीटर की सड़क बनाने की शुरुआत ने ही बवाल खड़ा कर दिया। शेष सीमा क्षेत्र पर अगर ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की शुरुआत हुई तो क्या होगा? इसे लेकर खुफिया एजेंसियों को तमाम आशंकाएं हैं। जिस कालापानी लिपुलेख क्षेत्र को लेकर वितंडा शुरू किया गया है वह सदियों से भारत का प्रशासनिक और राजस्व क्षेत्र रहा है। 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि में महाकाली नदी के पश्चिम का इलाका ब्रिटिश भारत के तहत माना गया था। फिर 1923 की संधि में वही निर्णय दोहराया गया। नेपाल भी कहता रहा है कि महाकाली नदी के पूरब का इलाका नेपाल का और नदी के पश्चिम का इलाका भारत का है। फिर अचानक नेपाल ने महाकाली नदी के पश्चिम के इलाके को भी अपना बताना कैसे शुरू कर दिया? चीन के अलावा और कौन सी शक्तियां हैं नेपाल को यह उकसावा देने के पीछे? भारतवर्ष और नेपाल की अस्मिता, संस्कृति और रक्त संबंध को प्रदूषित कर उसका विनाश करना चाहती हैं वह शक्तियां जो इस धरती की सबसे प्राचीनतम सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने पर तुली हैं। नव उत्पादित संस्कृतियों और उनकी झंडा बरदार सियासी शक्तियों को पुरातन, समृद्ध और सभ्य संस्कृति से हृदय परिवर्तन का खतरा है। धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही सिक्का देश के अंदर, देश की सीमाओं पर और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मसलों पर उछाला जा रहा है। इसका असर कभी नेपाल के बेईमानी विरोध और नया नक्शा जारी करने के रूप में दिखता है, लद्दाख के कश्मीर से अलग होकर यूनियन टेरिटरी बनने की बौखलाहट में दिखता है, तो कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद की छटपटाहट में दिखता है। पाकिस्तान और चीन के पिट्ठुओं के चंगुल में फंसा नेपाल नए नक्शे में भारत के 395 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना दिखा रहा है। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांव नेपाल के नए नक्शे में शामिल दिखाए गए हैं। नए नेपाली नक्शे में कालापानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेपाल का बताया जा रहा है। इसे नेपाल की हरकत के एंगल से मत देखिए। यह हरकत दरअसल नेपाल की सत्ता पर प्रभावी चीनी और पाकिस्तानी एजेंटों की है जो भारतवर्ष को अस्थिर करने के सारे हथकंडे आजमा रहे हैं। भारत नेपाल विरोधी इन हरकतों को देखते हुए ही भारतीय सेना ने भारत नेपाल के खुले सीमा क्षेत्र पर नियमित सेना यानी रेगुलर आर्मी तैनात करने का प्रस्ताव दिया था। नेपाल सीमा पर 2 स्तर 2 लेयर सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का सेना का प्रस्ताव राष्ट्रभक्त भाजपा सरकार दबाए बैठी है, जबकि रक्षा मामलों की संसदीय समिति इस पर मुहर लगा चुकी है। यह अधिक दिन पहले की बात नहीं है। वर्ष 2016-17 में रक्षा मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी।
तब डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में 11 सदस्यीय संसदीय समिति सेना के मध्य कमान मुख्यालय लखनऊ आई थी और मध्य कमान के तत्कालीन जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यानी जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल बलवंत सिंह नेगी और मध्य कमान के अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों से इस मसले पर विस्तार से बातचीत की थी। रक्षा विशेषज्ञों ने भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा का पूरा प्रबंधन सेना के हाथ में दिए जाने की सिफारिश की थी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना था कि जिस तरह पाकिस्तान और चीन सीमा पर 2 लेयर सुरक्षा व्यवस्था है, उसी तरह नेपाल और बांग्लादेश की सीमा पर भी वही व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि सीमा पर तैनात अर्धसैनिक बलों पर सेना का सीधा कमांड एंड कंट्रोल रहे। सैन्य विशेषज्ञों ने यह भी कहा था कि सेना से रिटायर होने वाले पूर्व सैनिकों को लेकर टेरिटोरियल आर्मी की बटालियनें खड़ी की जाएं, जिसे सीमा पर तैनात किया जा सके और सीमा की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गारंटी हो सके। इसके बाद ही नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दिल्ली आए थे और नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल राजेंद्र छेत्री लखनऊ पहुंचे थे। सुरक्षा प्राथमिकता का ही नतीजा है कि नेपाल के थल सेना अध्यक्ष जनरल राजेंद्र छेत्री कई दिन तक लखनऊ में रहे, भारतीय अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की, सैन्य इकाइयों का निरीक्षण किया और भारत नेपाल सेना के साथ साझा युद्धाभ्यास का जायजा लिया। भारत और नेपाल के सैनिकों का साझा युद्ध अभ्यास लखनऊ में भी हुआ और उत्तराखंड में भी हुआ। उसी दरमियान भारत सरकार ने 3,853 करोड़ रुपए की लागत से नेपाल सीमा पर 1377 किलोमीटर सड़क के निर्माण को मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत उत्तराखंड में नेपाल से लगी सीमा पर 530 करोड़ की लागत से 173 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर 1621 करोड़ की लागत से 640 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था और बिहार में नेपाल सीमा पर 1702 करोड़ रुपए की लागत से 564 किलोमीटर सड़क बननी थी। केंद्र सरकार का यह फैसला वर्ष 2016-17 का है। फिर 2020 में ऐसा क्या हुआ कि नेपाल का तेवर अचानक बदल गया? इन सवालों का जवाब आपको साथ साथ मिलता जा रहा है, क्योंकि भारत को अस्थिर करने में लगी ताकतों को आप बखूबी पहचानते चल रहे हैं। तब नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाली सेनाध्यक्ष दोनों ने यह माना था कि आईएसआई के सीधे हस्तक्षेप और आईएसआई पोषित आतंकवादी गतिविधियों और तस्करी की समस्या से दोनों देशों के सुरक्षा मापदंड और अनिवार्यताएं तेजी से बदली हैं। लिहाजा यह आवश्यकता महसूस हुई कि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में भी वैसी ही सुरक्षा व्यवस्था लागू हो जैसी सुरक्षा का 2 लेयर बंदोबस्त पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर लागू है। पाकिस्तान से लगे 3323 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में बीएसएफ तैनात है और उसके ठीक पीछे भारतीय सेना की कतारें हैं। बांग्लादेश से लगी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर भी बीएसएफ तैनात है, लेकिन उसे कवर करने के लिए सैन्य इकाइयां नजदीक में तैनात नहीं हैं। भारत नेपाल सीमा पर न तो बीएसएफ है और न उसके पीछे सैन्य इकाइयां ही तैनात हैं। यहां सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी तैनात है। एसएसबी को आतंकवादियों से लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है और दूसरी तरफ वह नेपाल के रास्ते भारत में हो रही जाली करेंसी, नारकोटिक्स और हथियारों की तस्करी के साथ साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने में बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। एसएसबी की नाकामियां देश की सुरक्षा संवेदनशीलता को देखते हुए काफी गंभीर हैं। आप याद करें, अभी कुछ ही अरसा पहले एसएसबी के 13 जवानों को नेपाली सुरक्षा बल ने अगवा कर लिया था और बंधक बनाकर रखा था। भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छोड़ा गया। इससे एसएसबी की बहुत किरकिरी हुई। जब नेपाल के सेनाध्यक्ष जनरल राजेंद्र छेत्री लखनऊ आए थे, तब भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से सीमा स्तंभों को तोड़कर गायब किए जाने का मसला भी उठा था और यह तय हुआ था कि सड़कों के निर्माण के बाद भारत नेपाल सीमा को रेखांकित करने वाले स्तंभों को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। दोनों पक्षों में यह सहमति बनी कि सीमा स्तंभों के पुनर्स्थापन, मरम्मति और क्षेत्र निर्धारण का काम परस्पर सहयोग से होगा, लेकिन भारत विरोधी अराजक शक्तियों ने ऐसा होने में तमाम अड़चनें खड़ी कर दी। आपको हैरान करने वाला यह तथ्य बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर लगे 8,554 स्तंभों में से तकरीबन 3,000 सीमा स्तंभों को ध्वस्त कर वहां लोग रहने लगे हैं।
यहां तक कि सीमा स्तंभों के दोनों तरफ 100-100 मीटर के नो मैन्स लैंड पर भी लोगों को बसा दिया गया है। सीमा स्तंभों को हटाकर किया गया योजनाबद्ध अतिक्रमण और सुनियोजित तरीके से लोगों को बसाए जाने को सेना ने भविष्य के लिए भयावह खतरे का संकेत बताया है। रक्षा मंत्रालय के समक्ष पेश किए गए तथ्यों और आंकड़ों के मुताबिक नेपाल सीमा पर लगे स्तंभों में से 1451 स्तंभों का आज कोई अता पता नहीं है। वहां पर बाकायदा पक्की बस्तियां बसी हुई हैं और मस्जिदों मदरसों का जाल बन चुका है। करीब 1300 स्तंभ ध्वस्त कर दिए गए हैं। बिहार की दशा तो और भी बदतर है। बिहार से लगी नेपाल सीमा पर अवैध बसावट भीषण शक्ल अख्तियार कर चुकी है। बिहार नेपाल सीमा पर 970 स्तंभ ढहाए जा चुके हैं और अधिकांश स्थानों पर नो मैन्स लैंड समेट कर अवैध बस्तियां बस चुकी हैं। खुफिया एजेंसियां कहती हैं कि सीमा स्तंभों को गायब कर वहां बसाई गई अवैध बस्तियों से भारत विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं और वे तस्करों से लेकर आतंकी और अपराधी तत्वों का सुरक्षित ठिकाना बन चुकी हैं। भारत नेपाल सीमा का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से लगा विशाल क्षेत्र दोनों देशों के नियंत्रण से बाहर फिसलता चला जा रहा है। गृह मंत्रालय के दस्तावेज खुद बताते हैं कि सीमा स्तंभों का ऐसा ही हाल भारत भूटान सीमा का भी है, जहां 900 से अधिक स्तंभ गायब हो चुके हैं। भारत भूटान के 699 किलोमीटर वाले मुक्त सीमा क्षेत्र में कुल 1705 स्तंभ हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्तंभों के गायब होने के कारण बन रहे भ्रम को दूर कर उन्हें फिर से स्थापित करने और मरम्मत करने की दिशा में काम चल रहा था। जहां स्तंभ गायब हैं, वहां सीमा के सटीक निर्धारण के लिए सेना के कार्टोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था। इसमें सर्वेक्षण विभाग की भी मदद ली जा रही थी। सीमा पर नेपाल के स्तंभ कम थे और भारत के ज्यादा थे। पाकिस्तान पोषित पिट्ठुओं ने उसे गायब कर सीमा को घालमेल करने का योजनाबद्ध तरीके से काम किया। फिर भी सेना ने विषम और सम यानी ऑड और इवन नंबरों के आधार पर सीमा स्तंभों को फिर से स्थापित करने का काम शुरू किया। सम संख्या भारत के स्तंभों की है और विषम संख्या वाले स्तंभ नेपाल के हैं। सीमा क्षेत्र के निर्धारण और गायब स्तंभों की शिनाख्त के काम में सुरक्षा बल के साथ साथ भारत के सर्वे विभाग की आधा दर्जन टीमें उत्तर प्रदेश और बिहार में काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बिहार के रक्सौल, जयनगर में खास तौर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था, क्योंकि इन सीमाई क्षेत्र में स्तंभ हटाकर अवैध बस्तियां बसाने का काम अंधाधुंध हुआ है। गायब और ध्वस्त सीमा स्तंभों पर काम शुरू हुआ तो पाकिस्तानी और चीनी पिट्ठुओं में बेचैनी बढ़ गई। यह बेचैनी यहां तक बढ़ गई कि चीनी अधिकारी नेपाल के रास्ते से घुसकर भारत नेपाल सीमा का जायजा तक लेने लग गए। चीनी अधिकारियों ने चीन के कस्टम विभाग के अधिकारियों के छद्म में भारतीय सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। बाद में नेपाली सेना ने कहा कि चीन के कस्टम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल लांग चिंग वी और कुछ अन्य चीनी अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। उन चीनी अधिकारियों की दिलचस्पी भारत नेपाल सीमा के नो मैन्स लैंड में क्यों थी और उसी खास क्षेत्र का वे घंटों तक क्या निरीक्षण करते रहे, इसका समुचित जवाब नेपाल आज तक नहीं दे पाया। इस तरह भारत नेपाल सीमा पर संदिग्ध गतिविधियों में संलग्न कई चीनी पकड़े जाते रहे, लेकिन दोनों पक्षों ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले का अधिकांश वन क्षेत्र नेपाल की सीमा से लगता है। सीमाई वन क्षेत्र का बेतहाशा अतिक्रमण हुआ है, लेकिन जंगल विभाग को पेड़ कटवाने और लकड़ियां बिकवाने से फुर्सत नहीं है। भारत और नेपाल सीमा के मध्य के नो मैन्स लैंड पर रिहायशी इलाके विकसित हो गए हैं। मस्जिद मदरसे भर गए हैं। नो मैन्स लैंड पर ईंट भट्ठे चल रहे हैं। दोनों तरफ की पुलिस को पैसा पहुंच रहा है। बड़े आराम से सारी आपराधिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। लखीमपुर खीरी से जुड़ी करीब 150 किलोमीटर लंबी सीमा तिकोनिया के बंदरिया बरसोला के स्तंभ संख्या 98 से शुरू होकर संपूर्ण नगर के खजूरिया में स्तंभ संख्या 211 पर खत्म होती है, लेकिन यह स्तंभ केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं। गौरीफंटा, चंदन चौकी और संपूर्ण नगर क्षेत्र से सटे भारत नेपाल सीमा के नो मैन्स लैंड पर अंधाधुंध अतिक्रमण हुआ है। यहां एसएसबी की चौकी भी है, लेकिन एसएसबी क्या करे।
नो मैन्स लैंड पर ईंट भट्ठों और रिहायशी बस्तियों का जाल बिछ गया है। संपूर्ण नगर क्षेत्र में पिलर संख्या 199 से 200 के बीच नो मैन्स लैंड पर नेपाल की तरफ बाकायदा पक्का सरकारी स्कूल चल रहा है। इस एक सीमाई जिले में सशस्त्र सीमा बल की 33 चौकियां स्थापित हैं। इनमें तिकोनिया में 7 चौकियां, चंदन चौकी में 8, गौरीफंटा में 9 और संपूर्ण नगर क्षेत्र में 9 चौकियां हैं। फिर भी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। उधर बिहार के सीमाई जिले सीतामढ़ी की स्थिति भी भयावह होती जा रही है। सीतामढ़ी के 5 प्रखंड बैरगेनिया, सोनबरसा, परिहार, मेजरगंज और भिट्ठा मोड़ का 118 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र नेपाल सीमा से लगा है, लेकिन यहां न कोई हदबंदी है, न कोई तारबंदी है, न कोई दीवार है। केवल पिलर के आधार पर सीमांकन है। यहां भी दोनों देशों की सीमा के बीच स्थित नो मैन्स लैंड पर कब्जा होता चला जा रहा है। 50 से अधिक बॉर्डर पिलर गायब कर दिए गए हैं और 100 से अधिक पिलर ध्वस्त कर दिए गए हैं। कुल 374 सीमा स्तंभों में से अधिकांश गायब हैं और उस जगह पर लोग पक्के मकान बना बनाकर बस चुके हैं। चलते चलते आपको फिर से यह याद दिलाता चलूं या कहें आगाह करता चलूं कि अपने इर्द गिर्द सतर्क नजर रखिए और शांत दिखने वाले शत्रुओं को निगरानी में रखिए। भारत और नेपाल दोनों देशों के बीच हुए खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान में यह तथ्य स्पष्ट तौर पर उजागर हो चुका है कि सीमा पर दोनों तरफ मदरसों का धंधा विदेशी फंड से फल फूल रहा है। नेपाल की सोशल वेलफेयर काउंसिल ने विदेशी फंडिंग पर चलने वाले मदरसों की जांच करने की नीति तैयार की थी, लेकिन उस पर कारगर तरीके से काम हो पाए उसके पहले पाकिस्तान पोषित शक्तियों ने तंत्र पर अपना चंगुल कस दिया। यह आधिकारिक तथ्य है कि भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में अधिकांश मदरसे सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात के धन से चल रहे हैं। नेपाल सीमा पर स्थित 257 मस्जिदों और मदरसों की हो रही टेरर फंडिंग के बारे में खुफिया एजेंसियों की सूचना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच का आदेश भी दे दिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती जैसे आधा दर्जन सीमाई जिले खास तौर पर जांच के घेरे में हैं। इन जिलों में मस्जिदों और मदरसों के तेजी से फैलने के पीछे खाड़ी देशों से हो रही टेरर फंडिंग है। आप याद करें, शाहीन बाग षड्यंत्रकारियों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की तरफ से फंडिंग किए जाने की घटना उजागर होने के सिलसिले में बहराइच जिले का नाम आया था और वह भी प्रमुखता से आया था। यह बात पूरी तरह खुल चुकी है कि नेपाल सीमा पर बने मदरसों और मस्जिदों का इस्तेमाल पीएफआई और दूसरे आतंकी संगठन खुलेआम कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में स्थित मस्जिद और मदरसों का इस्तेमाल कोरोना जिहाद के लिए भी हो रहा था। इसका भी आधिकारिक खुलासा हो चुका है। ऐसे ही एक थूक जिहादी जालिम मुखिया की गिरफ्तारी के बाद सशस्त्र सीमा बल ने केंद्र सरकार को अलर्ट मैसेज भेजा था और कहा था कि नेपाल के खैरवा इलाके की मस्जिद और मदरसों में 200 से अधिक मुस्लिम भारत से आकर छुपे हुए हैं। इसके अलावा आधा दर्जन पाकिस्तानी भी वहां रह रहे हैं। यह तो है देश का हाल। केवल भारत नेपाल सीमा की अराजक स्थिति की ठीक से पड़ताल हो तो यह कई सीरीज में जाएगा। यह लंबा सीरीज लगातार हो रहे घटनाक्रमों और खुफिया एजेंसियों की सूचनाओं के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तक की फाइलों में काफी अंदर तक प्रविष्ट है, लेकिन रोग के सटीक समय पर इलाज के बजाय रोग को पालने में सियासत को अधिक मजा आता है। यह रोग अब देश को किस स्थिति में ले जाएगा और सरकार इस पर कैसे नियंत्रण करेगी, यह तो समय ही बताएगा। इस वीडियो प्रोग्राम में वक्त अधिक लगा। मैंने इसे 2 किस्तों में बनाने के बजाय एक एपिसोड में ही निचोड़ सामने रखने की कोशिश की। यह देश हित से जुड़ा बेहद संवेदनशील मसला है। इसे विस्तार से जानना, इस पर नजर रखना और इससे निपटने के लिए तैयारी में रहना किसी भी दूसरे काम से अधिक जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद।